ओम शांति। आज सबसे पहले तो जैसे कि दीदी ने बोला कि ये तो मेरा घर है और मेरा स्पिरिचुअल घर, और यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले आज जो मदर्स डे की बात की है दीदी ने, एक माँ की बात की है, वो परमात्मा। और अभी जो हालात से हम गुजर रहे हैं, तब मैं एक माँ को आज याद कर कर उनको ये दिन समर्पित करूँगा, वो है भारत माँ। सबसे पहले तो हम एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी जवानों के लिए, उनके लिए एक बार हम तालियों से उनको आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि नहीं युद्ध हो जाए तो भले हो जाए, पर हम बड़ौदा में बैठे हैं, जो सरहदी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे कितने दिनों से ब्लैकआउट था, किस तरीके से वह वहाँ पे रहते थे, उनकी पूरी जीवन की पूरी लाइफस्टाइल उन्होंने चेंज करनी पड़ी इस युद्ध को फेस करने के लिए। पर जो भारत के हमारे जवानों ने कर दिखाया, जो आतंकी पिछले 3-3 दशकों से सिर्फ भारत को नहीं पूरे विश्व को परेशान कर रहे थे, उनके सभी ठिकानों को हमने तहस नहस कर दिया। इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार हम तालियां करते हैं। और यह जो पूरा आज जो सेमिनार है, उनके जो मुख्य वक्ता प्रमोद जी, उनसे आज्ञा लेकर मैं मेरी बात थोड़ा विषय रखने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि यह विषय भी युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन, यह चीज़ अभी जो विकसित भारत का लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तब आपको पता होगा कि हर बार जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कई सारी चीज़ों का, समय का, धन का, रिसोर्सेज का, कई सारी चीज़ों का व्यय होता है। और व्यय कैसे होता है? तो 2 महीनों तक जो शिक्षक अपनी प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला में जो पढ़ाते थे, वह शिक्षक पढ़ाने का छोड़कर 2 महीने तक इलेक्शन की ड्यूटी में लगते हैं। 2 महीनों तक कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाती है तो फिर आचार संहिता जब लगेगी तब कोई भी काम हम विकास का कर नहीं पाते। और आचार संहिता के बाद चुनाव होने के बाद भी जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक भी वह काम आगे नहीं बढ़ पाते। वही नहीं, कभी कोई कठिन निर्णय लेना हो सरकार को, कॉरपोरेशन को या किसी को भी, तब भी चुनाव का साल, पूरा साल ऐसा सेंसिटिव ईयर है, चुनाव का साल है, इसमें कुछ हम कठिन निर्णय नहीं ले सकते। ऐसी सारी चीज़ों के वजह से कई सारे स्पीड ब्रेकर्स, लॉजिकल स्पीड ब्रेकर्स हमारे आड़े आते हैं, हमारे देश के, हमारे वडोदरा के या कोई भी जिले के विकास के आड़े आते हैं। और यह वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात नहीं है कि हम कुछ, अभी एनडीए सरकार कुछ नया चीज़ ला रही है। वडोदरा के सांसद के रूप में सबसे पहले तो हम सभी युवाओं का और आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मोदी साहब के अच्छे अच्छे निर्णयों में वडोदरा की तरफ से मैं आपकी आवाज़ बनकर वहां पे वोट डालता हूं। तो यह सब निर्णय कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो पहले था ही नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन वो पहले से हमारे देश में, जब देश आज़ाद हुआ तब था। 1967-68 तक वह चीज़ प्रैक्टिस में थी, पर उसके बाद तब की सरकारों ने अपनी शाख बचाने के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए कुछ सरकारों का कार्यकाल बढ़ा दिया, कुछ का कम कर दिया, और पूरा हमारा जो इलेक्टोरल जो मैकेनिज्म था उसको बिगाड़ दिया। और उसके वजह से यह सारी एबनॉर्मलिटीज़ हम अभी आज फेस करते हैं। पर मैं इसलिए यह बात बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं भी 67 में नहीं था। हमारे जैसी कई जनरेशनों ने तो यह पूरा फेस देखा ही नहीं, इसलिए हमको ऐसा लग रहा था ये क्या नया लेके आए। पर वन नेशन वन इलेक्शन के वजह से हमारे जीडीपी में भी 4% की बढ़ोतरी हो सकती है, उतना सेव हो सकता है। 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसका ही अगर मैं आपको बात करूं तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा सिर्फ चुनाव करवाने में गया।
वैसे कई सारे अभी कॉरपोरेशन का चुनाव आएगा, अभी विधानसभा का आएगा, जहाँ जहाँ भी राज्य में चुनाव आते हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार का एक्सपेंडिचर वहाँ पे होता है। वह सारे एक्सपेंडिचर को बचाकर अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ लोकसभा और विधानसभा का पहले फेज में हम तय कर रहे हैं, तो उसमें भी हम करेंगे तो हमारे देश के विकास कार्यों के लिए बहुत अच्छा भंडोर हम सुरक्षित कर अच्छे कार्यों में, फिर वो शिक्षा का कार्य हो या स्वास्थ्य का कार्य हो या हमारे डिफेंस का कार्य हो, उसमें हम उसको खर्च कर पाएंगे। तो उस प्रकार का जो पूरा एक पवित्र विचार है, हमारी हाई लेवल कमेटी बनी थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्ष स्थान में, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उस सुझाव को आगे बढ़ाकर अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूरा वन नेशन वन इलेक्शन का डिस्कशन कर रही है। पर यह भारत की डेमोक्रेसी का एक अच्छा रूप है कि इसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन सांसद बैठकर कहीं पे कुछ निर्णय नहीं करते, हम जनता तक पहुंचते हैं और उनसे भी यह बात साझा करते हैं कि इस जो यह विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उस विचार की उपयोगिता क्या है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ड्राफ्ट है उसको आप पढ़ें, उसके जो अच्छी बातें हैं उसको लोगों के साथ शेयर करें और आगे भी आपके मित्र, आपके परिवार, उनसे भी वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ज़रूरी है उसके लिए आप अपना विचार रखें। बस इसी बात कर मैं आज का जो AI to TI का जो आपका सेमिनार है आदरणीय प्रमोद जी उसके ऊपर जो बात रखने वाले हैं उसके लिए भी 2 शब्द कहना चाहूँगा कि यह ब्रह्मा कुमारी अटलादरा सेंटर का बहुत ही अच्छा प्रयोग है। AI चैट GPT ये सारी बातें, मतलब कई बार ऐसा मेरे ऑफिस में भी कोई चैट GPT का यूज़ कर लेटर बना देता है तो मुझे तुरंत पकड़ में आ जाता है और मैं बोलता हूँ कि इसमें हिमांक कहाँ है, ये तो चैट GPT बोल रहा है। तो उसमें हम कई बार ऐसा होगा कि जितना हम AI में अगर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे तो हम हमारी ट्रू इंटेलिजेंस को गुमा देंगे, हम हमारे इमोशंस को गुमा देंगे। और AI का तो अभी कैसा है, आप किसी को मान लो कि आपका एंगेजमेंट हुआ है और आप अपने मंगेतर को कुछ अच्छे 2 शब्द कहना चाहते हो, आप कितने भी बुरे शायर हो AI को दे दो, वो अच्छे से अच्छी शायरी बना के दे देगा। आप नीचे अपना नाम लिख लो और आपके मंगेतर को एक भ्रम पैदा हो जाएगा, वाह जोरदार, मेरा तो अच्छा सुझाव किया है मेरे माता पिता ने मेरे लिए। फिर बाद में पता चलेगा हकीकत। तो AI तो इतना बड़ा एक भ्रम की दुनिया पैदा करने वाला है। तो AI से हम ट्रू इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंच सकते हैं वह चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हमें इतनी बुरी आदतें पड़ेगी कि कुछ चीज़ें हम छोड़ दे देंगे। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पूर्वज वो बोलते हैं वो इतना चल लेते थे, वो इतना वो होता था, ये होता था, अभी हम उतना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सुविधा आ गई, हमारी आदत बदल गई। ये AI भी ऐसा ही है, यह तो शारीरिक आदतें बदली है, अभी मानसिक आदतें बदलेगी और मानसिक आदतें अगर बदलेगी तो हम रोबोट से भी बदतर हो जाएंगे। तो यह सेमिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेमिनार का रिकॉर्डिंग भी मैं तो मानता हूं कि सभी अलग अलग सेंटर्स में जाने चाहिए और ऐसे सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और फिर से हमको यह प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए मैं आदरणीय अरुणा दीदी और सभी ब्रह्मा कुमारी के दीदी और हमारे भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। भारत माता की जय, ओम शांति। दीदी ने बोला है कि यूथ को राजयोग के लिए प्रेरित करना है, तो मैं तो मेरा अनुभव बताऊंगा, प्रेरणा तो दीदी दे सकते हैं। राजयोग मैं मानता हूं कि यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि AI से हमारा ट्रू इंटेलिजेंस चला जाएगा, राजयोग हमें हमारे अपने आप की महत्वता, हमारे अपने आप की जो कनेक्शन है डिवाइन पावर के साथ, उसको मिलाने के लिए हमें मदद करते हैं। और मैं नीचे अभी हमारे जो प्रोफेसर है उनसे बात कर रहा था, मैं मेरा अनुभव अगर बताऊं तो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमें कई लोग आके मिलते हैं और ऐसा नहीं होगा कि जो लोग सब आके मिलते हैं सब लोग मेरे से अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे। कोई खूब बहुत फ्रस्ट्रेट करने के होकर आए होंगे, किसी को मुझे फ्रस्ट्रेट करना होगा इसलिए आए होंगे, वैसे सब लोग आते हैं। पर कभी भी ये राजयोग के बाद मेरे में इतना इंटरनल चैनलाइजेशन आ गया है कि कभी मैं किसी दूसरे व्यक्ति का इमोशन मेरे में ट्रांसफ़र नहीं होने देता।
कोई इंसान भले ही कोई भी बात आके मेरे साथ करे, पर मैं खुद उसमें सोचता हूँ कि इसमें से मुझे कितना लेना है, क्या लेना है और कैसे लेना है। वो राजयोग करके मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इग्नोरेंट हो गया हूँ कि कोई आके कुछ भी बोले मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। किसी ने मान लो हमारे लिए कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ कमेंट भी किया, तो वो कमेंट की गंदी बातों के बीच में हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि इसमें से कुछ वो ऐसी बात है कि जो सच में उसमें हमें सुधार लाना चाहिए, तो वो ले लेना है। तो वो फिल्टर वो राजयोग के द्वारा हमको मिलता है। मैं आप सबको भी अपील करता हूँ कि आप लोग भी आकर राजयोग का यह कोर्स करें और अपने आप को अच्छे नागरिक और अपने परिवार के एक अच्छे सदस्य बनने में अपने परिवार की मदद करें। धन्यवाद।